हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस। बेटा आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे पास माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ठीक है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर को ध्यान से समझना क्या कहता है, किस तरीके से इसकी वर्किंग प्रिंसिपल हमारे पास काम करती है और किस तरीके से अपन इसको जनरलाइज करते हैं। ठीक है, माइकलसन हमारे पास था जिसने हमारे पास एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट को लिया था। सारी चीज़ें इस डायग्राम पे डिपेंड करेगी। तो इस डायग्राम को अगर एक बार समझ में आ गया तो इसी को दो तीन बार अलग अलग तरीके से, एक बार प्रिंसिपल में एक्सप्रेस करना है, एक बार ऑपरेटर्स की फॉर्मेट में और एक बार वर्किंग की फॉर्मेट में लिखना है। सिर्फ सिंबल्स की फॉर्मेट में इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर के अंदर ये जो अपनी पिक्चर सामने दिख रही है, आपको इस पिक्चर को ध्यान से समझो। सिर्फ यहाँ पर सबसे पहले एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है आपकी, कौन सी, एस। जो भी अरेंजमेंट होता है माइकलसन का, इसके अंदर एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट होती है। इसको अपन रखते हैं कहाँ पर, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर। ठीक है, कहाँ प्लेस करते हैं इसको, फोकस करते हैं किसके ऊपर, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर। यहाँ पर इसको फोकस किया जाता है ना, जो कि अपने, और यहाँ से जितनी भी लाइट्स होगी वो हमारे पास डिस्पर्स फॉर्मेट में जाएगी किसके ऊपर, लेंस के एल के ऊपर। जब जैसे ये लेंस के ऊपर से जाएगी तो लाइट हमारी कांस्टेंट फॉर्मेट में आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। जहाँ पर जैसे वो आगे की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, लेट वो थ्री रेस की फॉर्मेट में यहाँ पर मूव करिए, फर्स्ट वन, सेकंड वन और ये कितनी, थर्ड वन। इन तीन की फॉर्मेट में जब इसने वैरी करना शुरू किया तो ये दो ग्लास प्लेट के ऊपर जाकर के टकराएगी। एक हमारे पास प्लेट, ग्लास प्लेट कौन सी है, पी, और दूसरी हमारी ग्लास प्लेट कौन सी है, सी है। जो पी वाली प्लेट है ये हमारे पास कहलाती है क्या, हमारे पास प्लेन प्लेट जो अपन यूज़ करते हैं ना, ग्लास प्लेट, वो वाली हमारे पास। ठीक है, तो ये जो दो ग्लास प्लेट हमारे पास है, पी और सी, इनमें से ये दोनों की दोनों प्लेट्स हमारी प्लेन पैरेलल ग्लास प्लेट कहलाती हैं, है ना। ये सी हमारे पास एक कंपनसेटिंग प्लेट कहलाती है जो यहाँ पर लगाई गई है, जो जिसमें दोनों की थिकनेस एक जैसी है। अब से लाइट यहाँ से हमारे पास आएगी, जैसे लाइट यहाँ से आई, कुछ लाइट इस पी से टकरा करके ऊपर की तरफ चली जाएगी, कुछ इस पी से टकरा करके कहाँ आगे की तरफ बढ़ जाएगी, कहाँ मूव कर जाएगी, सी की तरफ मूव कर जाएगी। ठीक है, और ये दोनों जो प्लेट्स हैं कौन से एंगल पे रखे हुए हैं, 45 डिग्री के एंगल पर रखे हुए हैं किसी भी इंसिडेंट लाइट की फॉर्मेट में। जो भी सरफेस है किसका, प्लेट पी का, टूवर्ड सी, उसको अपन कहते हैं हाफ सिल्वर्ड। मतलब ये जो इधर का हिस्सा है ना, ये हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट कहलाता है, जहाँ पर देयर इज नो पॉलिश ऑन द प्लेट सी, इसके अंदर कोई पॉलिश नहीं की गई है ना। और दूसरी जो प्लेट है वो हमारे पास क्या है, कंपनसेटरी प्लेट कहलाती है, जिसके ऊपर मतलब पी वाले पर तो मैंने हाफ सिल्वर्ड कर दिया और सी वाले पर कोई सी भी प्लेट अपन ने नहीं करी है। मतलब ये हमारे पास क्या है, एक तरीके की प्लेन प्लेट है जिसके अंदर कोई पॉलिश नहीं है पीछे की साइड पर। M1 और M2 हमारे पास दो मिरर्स गिवन है यहाँ पर, एक M1 टॉप पर और एक M2 हमारे पास यहाँ पर गिवन है। ये हमारे पास ऑप्टिकली प्लेन मिरर्स हैं, स्क्रूज इनके पीछे की तरफ लगे हुए हैं। इनकी हेल्प से ये मिरर्स हमारे पास क्या करती है, रोटेट करती है। बट इनमें से रोटेट करने वाली मिरर सिर्फ एक ही होती है, जिसको आप लोग क्या कहते हो, M1, जो कि एक रोटेटिंग मिरर कहलाएगी। वन मिरर M1 को अपन ने लगा दिया है कैरिज के ऊपर, ताकि वो डिस्प्ले कर सके, मैं एडजस्ट कर सकूँ हमारी फ्रिंजेस को, कभी लेफ्ट कभी राइट कभी सेंटर पर एडजस्ट करने के लिए, मतलब लेने के लिए मिरर M1 को अपन ने मूवेबल मिरर माना है। ठीक है, समझ में आ जाएगी। एक मिरर M1 हमारे पास माउंट लगा रखी है अपन ने कैरेज पर, जो कि डिस्प्ले करती है किसी भी डायरेक्शन में, किसके हेल्प से, माइक्रोमीटर के स्क्रूज की हेल्प से। ये जो ए के ऊपर लग रहा है, डन। जिसका लीस्ट काउंट जो होता है बेटा वो 10 की पावर कितना होता है, -5 होता है। कितना होता है, 10 की पावर -5। इससे ज़्यादा अगर मैंने इस मिरर को मूव कराया तो इसके जो पीछे की तरफ स्क्रूज लगे हुए हैं वो ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ज़्यादातर 10 की पावर -5 इधर लेफ्ट, 10 की पावर -5 इधर राइट में अपन शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरी मिरर जो M2 है वो हमारे पास क्या है, स्टेशनरी मिरर है जो मूव नहीं करती। अब मुझे अगर इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस को देखना है तो उसके लिए अपन ने यहाँ पर क्या लगा रखा है, एक टेलीस्कोप लगा रखा है T, जिसके थ्रू अपन जो मिरर M1 से लाइट आएगी वापस नीचे की तरफ और इधर से M2 से जो लाइट वापस से टकरा करके आएगी, उनको मैं O वाले पॉइंट पर ले लूँगा और वहाँ से अपन फ्रिंजेस को मेज़र करेंगे, किसके थ्रू, टेलीस्कोप के थ्रू मेज़र किया जाएगा। समझ गए बात को, इतनी कहानी बहुत अच्छे से समझ में आई ना। अब बेटा आगे की कहानी भी बिल्कुल सेम सिमिलर फॉर्मेट में है, तो ध्यान से देखना कैसे वैरी कर रहा है। अब मैं इसकी वर्किंग समझाता हूँ आपको, ध्यान से वर्किंग क्या कहती है, लिसन केयरफुली। लाइट जो भी आ रही है मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से, मतलब एस से, जितनी भी लाइट हमारे पास आएगी उसको सीधा फॉल कर दिया जाएगा किसके ऊपर, कॉन्वेक्स लेंस एल के ऊपर। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ से हमारी लाइट हमारे पास क्या होगी, वैरी करना शुरू करेगी। कैसे, जैसे
जो भी लाइन इस लाइन से जाएगी उसको मैं बीम स्प्लिटर प्लेट, ये रही हमारे पास कौन सी लगी हुई है, पी वाली, जो कि क्या कहलाती है, बीम स्प्लिटर प्लेट कहलाती है, इसके ऊपर फॉल की जाती है। यहाँ से वो पार्शियली रिफ्लेक्ट होती है और पार्शियली रिफ्रैक्ट होती है, मतलब कुछ तो मेरी इधर चल जाएगी और कुछ मेरी ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो मैं इसीलिए कहता हूँ ये पार्शियली रिफ्लेक्ट करती है और पार्शियली रिफ्रैक्ट भी करती है इसके रियर सरफेस के ऊपर। क्यों? क्योंकि प्लेट पी को हाफ सिल्वर्ड पॉलिश किया गया है। जहाँ से भी लाइट, जहाँ से भी जो भी मिरर को पॉलिश करते हैं अपन, वो लाइट को क्या करती है, डाइवर्ज करने की कोशिश करती है, एक रिफ्लेक्टेड फॉर्मेट में और एक रिफ्रैक्टेड फॉर्मेट में। जो भी रिफ्लेक्टेड बीम होगी वो कहाँ चली जाएगी, मिरर M1 के पास, मतलब रिफ्लेक्ट होकर के वो ऊपर की तरफ चल जाएगी और रिफ्रैक्ट होकर के वो मिरर M2 की तरफ आ जाएगी। समझ गया? जो भी रिफ्लेक्टेड बीम है प्रोसीड टूवर्ड्स मिरर M1 एंड द रिफ्लेक्टेड बीम प्रोसीड टूवर्ड मिरर M2, बाकी की कहाँ चल जाएगी, M2 के पास। ये रे रिफ्लेक्शन के बाद वापस से इसी मिरर के ऊपर मिलेगी, कौन से वाले पॉइंट पर, इस O वाले पॉइंट पर आकर के दोबारा से मिलेंगी और वापस से इसको सेम पाथ पर प्रोसीड कराया जाएगा। और देन यहाँ पर O पॉइंट पर, मतलब जैसे रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर गई, रिफ्रैक्ट होकर के इधर आई, यहाँ मिरर M1 से टकरा करके ये वापस से नीचे की तरफ आएगी सेम पाथ पर, यहाँ मिरर M2 से टकरा करके वापस से सेम पॉइंट पर वापस सेम लाइन पर वापस से आएगी हमारे पास, और कहाँ पर आकर के मिलेगी, O वाले पॉइंट पर आके मिलेगी। और यहाँ पर दोनों फ्रिंजेस दोनों हमारे पास लाइट आकर के मिलेंगी, तो उसको अपन कहेंगे यहाँ पर उन दोनों का क्या हो रहा है, इंटरफ्रेंस हो रहा है। तो दोनों के दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सुपरपोज हो जाएंगे। हियर दे सुपरपोज ईच अदर, यहाँ दोनों सुपरपोज हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, और इन फ्रिंजेस को अपन टेलीस्कोप की हेल्प से देख लेंगे। समझ गए? अब बेटा बिल्कुल इसको लैंग्वेज याद नहीं करनी, समझना है इसको कैसे लिखना है। लाइट जो भी मोनोक्रोमेटिक सोर्स लाइट से आई है उसको अपन ने सीधा कॉन्वेक्स लेंस L पर फॉल कर दिया है। यहाँ से वो लाइट हमारे पास स्प्लिट होगी, बीम स्प्लिटर के पास जाएगी, है ना। जो हाफ सिल्वर्ड प्लेट है P, उससे टकरा के कुछ तो रिफ्लेक्शन होगा, कुछ रिफ्रैक्शन होगा। जो रिफ्लेक्शन होगा वो मिरर M1 के पास चला जाएगा, जो रिफ्रैक्शन होगा वो मिरर M2 के पास आ जाएगा। किसके थ्रू? कंपनसेटरी प्लेट C के थ्रू, जो कि पूरी की पूरी क्या है हमारे पास, प्लेन प्लेट कहलाती है, जिसके ऊपर कोई पॉलिश नहीं की गई है। अब जैसे वो मिरर M1 और M2 से टकराएंगी, वापस से वो सेम डायरेक्शन में रिवर्ट बैक होंगी और एक जगह पर आकर के मिलेंगी, जो कि पॉइंट O कहलाएगा। और यहाँ पर जो भी फ्रिंजेस बनेंगी वो एक दूसरे में सुपर इम्पोज हो जाएंगी, इसलिए इंटरफ्रेंस पैटर्न जनरेट हो जाएगा। और इस इंटरफ्रेंस पैटर्न को अपन किसकी हेल्प से देख लेंगे, टेलीस्कोप की हेल्प से देख लेंगे। समझ गए? मतलब पूरी कहानी इस के ऊपर डिपेंड कर रही है, फिगर के ऊपर इतने से, और उसी के रेस्ट में आप लोगों को काम करना है। ठीक है? इसके बाद अगर और भी कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसके अंदर। जैसे एक्शन क्या होता है, इस कंपनसेटरी प्लेट का काम क्या होता है, इसके बारे में अपन ने ज़्यादा चर्चा नहीं करी। वो क्या है, जो भी डिवीजन होता है आफ्टर डिवीजन एट पॉइंट O पॉइंट से जो भी डिवीजन होगा, मतलब कुछ रिफ्लेक्शन हुआ, कुछ रिफ्रैक्ट हुआ, तो रिफ्रैक्ट तो कहाँ चली गई, C के पास चली गई, जो और है ना। ठीक है? जहाँ पर रिफ्रैक्टेड बीम्स डज नॉट पास इवन थ्रू प्लेट P, क्योंकि P से कोई भी रे हमारी पास नहीं हुई थी। देयरफॉर जो भी ऑप्टिकल पाथ होगा रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड बीम का, वो कभी भी इक्वल नहीं होगा जब मिरर M1 एंड M2 दोनों सेम डिस्टेंस पर होंगी किसी पॉइंट O से। अगर मुझे इसको इन ऑर्डर टू अगर मुझे इक्वलाइज करना है इस ऑप्टिकल पाथ को इन बीम से, तो अपन एक ट्रांसपेरेंट प्लेट लगाएंगे सी, मतलब जो P से वेव निकल रही थी वो इतनी अच्छी नहीं हो रही थी कि वो एकदम बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएंगी, तो उसको स्ट्रेट भेजने के लिए अपन बीच में एक कंपनसेटरी प्लेट लगाई गई है। ये कहने का मतलब है, मतलब मुझे इन दोनों वेव्स को इक्वल करने के लिए कंपनसेटरी प्लेट को लगाना पड़ा, ताकि मुझे ये लगे कि जो भी रे ऑफ लाइट हमारे पास सोर्स एस से आ रही है वो दोनों तरफ बराबर जा रही है, रिफ्लेक्शन में भी और रिफ्रैक्शन के अंदर भी। अगर मुझे इनको इक्वलाइज करना है तो सी को लगाना ही पड़ेगा। ठीक है? इसी को अपन कहते हैं कंपनसेटरी प्लेट कहा जाता है। समझ गए बात को? आ गई समझ में बात? अब बेटा यही कहानी यहाँ लिखी हुई है, ध्यान से अगर इसको देखें तो अपन को पता लगेगा। लिसन केयरफुली, अब थ्योरी समझा देता हूँ इसमें से। वैन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई है हमारी सोर्स एस पर, जो मैंने कहा है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पर बस। जब कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमारे पास आई मोनोक्रोमेटिक एक्सटेंड लाइट सो एस से, इसको सीधा का सीधा हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट के ऊपर डाल दिया गया, जो कि P था। यहाँ से वो दो बीम्स में डिवाइड होगा बराबर बराबर इंटेंसिटी के साथ, कुछ रिफ्लेक्शन होगा, कुछ ट्रांसमिशन होगा, जिसको आप रिफ्रैक्टेड कहते हो। दोनों के दोनों बीम जो है वो कोरेंट है, मतलब कैसी है, एक जैसी है। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो भी कोरेंट वेव्स है वो जो प्रोड्यूस होंगी किसके थ्रू होंगी, बाय द मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के थ्रू होंगी। दीज बीम्स प्रोसीड इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएंगी एंड आर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन टू मिरर्स, और दोनों मिरर्स के उसके ऊपर नॉर्मली डाला जाएगा।
रिफ्लेक्शन के बाद फ्रॉम दीज मिरर दे इंटरेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी एंड प्रोड्यूस इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस को क्या करेंगी, प्रोड्यूस करेंगी। द फ्रिंजेस सो प्रोड्यूस आर ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ, इसको अपन किसके थ्रू देख लेंगे, टेलीस्कोप के थ्रू। ये तो पूरा का पूरा उसने डिस्क्रिप्शन दे दिया। इसको कहते हैं प्रिंसिपल, क्या कहते हैं इसको, प्रिंसिपल कहा जाता है। अंडरस्टैंड, समझ में आ गई बात, ओके। हाँ एक सेकेंड। नाउ अब इसका एपरेटस देखो, जो मैंने कहा था, जो हमारा अरेंजमेंट है माइकल से इंटरफेरोमीटर का वो यहाँ दिखा रखा है। इसके अंदर मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स एस है, उसको रखा गया कॉन्वेक्स लेंस एल के ऊपर। दो ऑप्टिकली प्लेन ग्लास प्लेट लगा दी गई पी एंड सी, जिनकी थिकनेस एंड ऑफ सेम मटेरियल आर पैरेलल, दोनों के दोनों एक जैसे हैं, पैरेलल टू ईच अदर है, पैरेलल टू ईच अदर आर प्लेस, दोनों को 45 डिग्री के एंगल पे रखा गया है। देखो ये रहा, दोनों को 45 डिग्री के एंगल पे रखा गया है, किसके साथ, इंसिडेंट लाइट के साथ। जो भी सरफेस है प्लेट पी की टूवर्ड सी, ये वाली सी जो सी की तरफ दिखी लग रही है, वो उस तरफ मैंने क्या कर रखा है, हाँ हाँ हाफ सिल्वर्ड है। नो पॉलिश ऑन द प्लेट सी, सी के ऊपर कोई पॉलिश नहीं है, इसलिए इसको कंपनसेटरी प्लेट कहते हैं। M1 और M2 हमारे ऑप्टिकली प्लेन मिरर्स हैं, स्क्रूज इनके पीछे लगे हुए हैं बैक पर, इसी की हेल्प से ये मिरर्स हमारे रोटेट करती हैं। वन मिरर M1 माउंटेड ऑन द कैरेज, इसको कैरेज पर लगाया गया है अपन ने, एंड कैन बी डिस्प्लेस आइदर डायरेक्ट, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, ये इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी, पर उसका लीस्ट काउंट 10⁻⁻5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो वो टूट जाएगा। ठीक है, टू सी इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस, इंटरफ्रेंस को देखने के लिए अपन टेलीस्कोप को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। आई होप सो आ गया होगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। ठीक है, नाउ अब वही कहानी वापस से आएगी बेटा, ध्यान से देखना। वर्किंग क्या कहती है, जो मैंने आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले बताई थी। मतलब एग्जाम में आपको लैंग्वेज फॉर्मेट में इंग्लिश में ऐसे लिखना है, और अगर अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहो तो जो जैसे मैंने समझाया है उसी फॉर्मेट में लिख देना। ठीक है, वर्किंग, लाइट जो भी मोनोक्रोमेटिक सोर्स की है उसको बिल्कुल पैरेलली भेजा गया लेंस के साथ, एल के साथ। यहाँ से वो वेरी करना चलेगी, बीम यहाँ पर स्प्लिट होगी किसके थ्रू, पी के थ्रू। इट इज़ पार्शली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शली रिफ्रैक्टेड होगा एट द रियर सरफेस ड्यू टू हाफ सिल्वर्ड पॉलिश ऑन द सरफेस, क्योंकि हाफ सिल्वर पॉलिश कर रखा है। जो भी रिफ्लेक्टेड बीम है प्रोसीड टूवर्ड्स मिरर M1, वो M1 की तरफ प्रोसीड होंगी, एंड रिफ्रैक्टेड किसकी तरफ जाएंगी, M2 की तरफ। दीज रेज रिफ्लेक्शन के बाद वापस से मिरर पे आएंगी और O पॉइंट पर आकर के मिलेंगी, जहाँ वो एक दूसरे का सुपर इम्पोज हो जाएंगी, ताकि वो एक इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस को प्रोड्यूस कर पाएंगी। यही फ्रिंजेस हमारी ऑब्जर्व की जाती है किसके थ्रू, टेलीस्कोप के थ्रू अपन ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है, आ गया, ओके। नाउ कंपनसेटरी प्लेट का मेन काम क्या है, इसको क्यों यूज़ किया गया, एक्शन क्या क्या है। डिवीजन के बाद इन द एब्सेंस ऑफ सी, अगर बाई चांस मैं सी नहीं लगाऊं, मतलब मैं सी वाली प्लेट नहीं लगाता ये वाली, तो क्या होता, द रिफ्लेक्टेड बीम पासिस द प्लेट पी, जो भी रिफ्लेक्टेड बीम पी से पास होगी वो ट्वाइस हो जाएगी, वेयर एज जो रिफ्रैक्टेड बीम होगी डज नॉट पास इवन थ्रू द प्लेट पे। मतलब जो रिफ्लेक्टेड वाली है जो ऊपर जा रही है वो तो चलो डबल हो जाएगी, पर जो रिफ्रैक्टेड वाली है वो पास नहीं हो पाएगी पी से, क्यों, देयरफॉर जो भी ऑप्टिकल पाथ होगा रिफ्लेक्टेड का और रिफ्रैक्टेड का आर नॉट इक्वल, वो इक्वल नहीं होगा, और उनको इक्वल करने के लिए मुझे बीच में एक कंपनसेटरी प्लेट लगानी पड़ेगी, जिसको आप सी कहते हो, ताकि वो दोनों रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के अंदर सेम प्रपोर्शन में किसको भेजे, वेव को भेजे। समझ गए बात को, ओके डन। नाउ अब हमारे पास इसका एक्सपेरिमेंटल व्यू आता है, जिसको अपन ध्यान से देंगे प्रैक्टिकली फॉर्मेट में कैसे वेरी करता है। ठीक है, तो देखो ये हमारा पूरा अरेंजमेंट है। यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट आई, ये पी वाली प्लेट के ऊपर टकराई, कुछ ऊपर गई कुछ इधर गई, कुछ टेलीस्कोप पे ले लिया। अब मैंने माना कि मेरे पास दो लाइट्स थी, दो मिरर्स थी, एक M1 और एक M2 डैश ऊपर की तरफ दिख रहा है। दोनों के बीच की थिकनेस मैंने मेज़र कर ली, कितनी है वो थिकनेस, हमारे पास D बोल दिया। अब इस D को, D के जो भी लाइट हमारे पास आएगी वो भी स्लिट्स के थ्रू ही आ रही। मैंने मान लिया ये जो S1 और S1 डैश और ये जो S2 डैश आप लोगों को दिख रहा है ना, ये S1 डैश और ये S2 डैश हमारे पास दो सोर्सेज के थ्रू, हमारे जैसे मैंने सोर्स ऑफ लाइट को यहाँ भेजा, वो टकरा करके कुछ रिफ्लेक्ट हुई कुछ ट्रांसमिट हुई, तो डिस्पर्स फॉर्मेट में ट्रांसमिट हुई, डिस्पर्स फॉर्मेट में ही रिफ्लेक्ट हुई। तो जो हमारे पास अपन ने टेलीस्कोप पे देख लिया वो ठीक है, तो उन्होंने दोनों ने दो वेव्स के बीच का लेट मैंने एंगल मान लिया, वो कितना बना, 2D बना। ठीक है, एक वर्चुअल इमेज। तो अपन वही फॉर्मेशन देखें कैसे हमारी बन रही है। तो फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस एंड शेप ऑफ फ्रिंजेस, जो भी वर्चुअल इमेज है हमारी मिरर M2 की जो वर्चुअल इमेज है हमारे पास, इसकी जो वर्चुअल इमेज है वो कहाँ फॉर्म होगी, M2 डैश पर बनेगी। M2 पे नहीं बनेगी, वो कहाँ बनेगी, M2 डैश पर बनेगी, क्योंकि प्लेट P लगी हुई है। इन दिस वे जो भी हमारा OM1 होगा और OM2 होगा, मतलब O से ऊपर वाला OM1, O से M2 वाला OM2,
वो उसको अपन इमेजिन कर लेंगे एक ही साइड्स पर। एक थिन एयर फिल्म हमारी फॉर्म हो जाएगी बिटवीन द मिरर M1 एंड इमेज किसके ऊपर, M2 के ऊपर। नाउ जो भी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस है उसको अपन इमेजिन कर लेंगे टू फॉर्म बाय दिस एयर फिल्म। इसे एयर फिल्म के थ्रू इमेजिन कर लिया जाएगा। द शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस प्रोड्यूस इन दिस इंटरफेरोमीटर, जो भी शेप हमारे पास इस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस के अंदर प्रोड्यूस होगा किसके थ्रू, इंटरफेरोमीटर के थ्रू, डिपेंड करेगा किसके ऊपर, शेप ऑफ वर्चुअल एयर फिल्म के ऊपर। फॉर्म जो कहाँ से बनी है, M1 एंड M2 डैश के रेस्पेक्ट में अपन ने यहाँ पर तैयार कर लिए। ठीक है, अब जो फ्रिंजेस बनती हैं वो किस फॉर्मेट में होती है बेटा, वो सर्कुलर फॉर्मेट में होती है। ऐसे ऐसे हमारी रिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इसके अंदर बनता है। पहला सर्कुलर रिंग, व्हेन द मिरर्स M1 एंड M2 आर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, मतलब बिल्कुल सीधी होंगी। तब तो क्या होगा ऐसा केस में, जो भी हमारी एयर फिल्म है बिटवीन M1 एंड M2 डैश वो यूनिफॉर्म थिकनेस के साथ होंगी। अगर थिकनेस फिल्म की क्या है, D है, जो मैंने अभी भी बताया था, देन द लाइट रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर M1 एंड M2 रीच द टेलीस्कोप T पर पहुंच जाएगा, विल अपीयर कमिंग फ्रॉम, जो कहाँ से आया, S1 डैश एंड S2 डैश से आया। इफ दीज पैरेलल रिफ्लेक्टेड मेक एन एंगल, अगर ये कोई एंगल बना रहा है ठीक ठाक नॉर्मली, देन जो भी पार्ट डिफरेंस होगा वो कंपोनेंट अलॉन्ग में टूट जाएगा, 2D कॉस ऑफ कितना, थीटा के साथ ब्रेक हो जाएगा। समझ गए, अगर उसने एंगल बनाया तो वो कितना एंगल हो जाएगा, एंगल से साथ वाला ये वाला हिस्सा 2D कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। जो भी रे वापस से मेरी M2 के पास आएगी, अंडरगो रिफ्लेक्शन को शो करेगी फ्रॉम डेंसर मीडियम एट O ऑन प्लेट P, एंड देयरफॉर जो भी फेज एंगल होगा वो पाई फॉर्मेट में होगा और पार्ट डिफरेंस उसका कितना होगा, λ/2 हमारा आकर हो जाएगा। जो भी इसलिए कहते हैं जितना भी इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस होता है दोनों के बीच में वो अपन बोलेंगे 2D कॉस थीटा प्लस माइनस का कितना, λ/2। जानते हो 2D कॉस थीटा तो हमारा ये आ गया। अब प्लस माइनस λ/2 क्यों, क्योंकि स्क्रूज लगे हुए हैं तो वो प्लस माइनस में वेरी करेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं पार्ट डिफरेंस किसके लिए बात करूँ, है ना, डार्क और ब्राइट कंस्ट्रक्टिव, याद है ना, हाँ, ब्राइट फ्रिंजेस मतलब कंस्ट्रक्टिव के लिए अपन n λ के बराबर करते हैं, मैंने प्रीवियस लेसन में बताया था। तो 2D कॉस थीटा प्लस माइनस का λ/2 को कितना बोल दिया, n λ कर दिया। ठीक है, और डेस्ट्रक्टिव के लिए अपन 2n प्लस का 1 λ/2 कर देंगे, तो ये डेस्ट्रक्टिव के लिए कर दिया, ये डेस्ट्रक्टिव का है, ये वाला किसका है, डेस्ट्रक्टिव का है, और ये वाला किसका है, हमारा कंस्ट्रक्टिव का है। हमारे पास दो तरीके की वेव्स हमारे पास यहाँ पर तैयार हो गई, है ना, एक n λ में और एक n2n प्लस का 1 λ/2 की फॉर्मेट में। अब जैसे ही हमारे पास यहाँ पर वेव्स वेरी करेंगी पार्ट डिफरेंस की 2D कॉस थीटा प्लस माइनस का λ/2, इसको मैंने दोनों के रेस्पेक्ट में इक्वेट कर दिया। ठीक है, यानी मेरी सेम कंडीशन कंस्ट्रक्टिव में भी आएगी और सेम कंडीशन हमारी डेस्ट्रक्टिव की फॉर्मेट में भी आएगी। ठीक है, यहाँ से जो भी चीज़ आपको लेनी है वो ले लेंगे और बाकी का हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और वो बन जाएगा, देखो इधर ये 2D कॉस या λ/2 से λ/2 को कैंसिल कर देंगे, यहाँ से 2D कॉस थीटा कितना आ जाएगा, n λ के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी मेन इक्वेशन आ गई, 2D कॉस थीटा इक्वल टू कितना, n λ अपन ने जनरेट कर दिया। क्लियर, हेंस ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क सर्कुलर फ्रिंजेस हमारी जनरेट हो जाएंगे इंटरफेरेंस पैटर्न में, और इसी को आप लोग क्या कहते हो, एडिंगर फ्रिंजेस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक करो, फिर अपन आगे देखते हैं। हाँ, नाउ अब अपन निकालेंगे क्या, फ्रिंज विड्थ के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। अब फ्रिंज विड्थ कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपके अंदर काम आएगा। अपन ने सपोज किया कि हमारे पास कुछ सेंटर फ्रिंजेस हैं, कितनी है वो, n फ्रिंजेस। यहाँ पर जो भी सेंट्रल डार्क फ्रिंज होगी वो उसके अंदर थीटा इक्वल टू 0 होगा, इसको माइकलसन कहते हैं। अब मैंने आप लोगों को पहले बताया था 2D इक्वल टू कितना, n λ के बारे में, याद आया ना पिछले वाले में थोड़ी देर पहले। हाँ, तो अब बेटा अगर मेरे पास देखो ये पहली फ्रिंज है, फिर दूसरी, ऐसे हमारी बहुत सारी फ्रिंजेस तैयार होती है, सर्कुलर फ्रिंजेस जिसको कहते हो। इन सर्कुलर फ्रिंजेस के अंदर हमारे पास एक एक करके फ्रिंज होगी, तो अगर पहली वाली लैम्डा है तो अगली वाली n-1 लैम्डा, फिर n-2 लैम्डा, ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि हमारी जनरल इक्वेशन कितनी आई थी, 2D कॉस थीटा इक्वल टू n लैम्डा। अगर हमारे पास ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे pth सर्कुलर फ्रिंजेस आ गई और वो सब कोई एंगल बना रही हैं, कितना, θ1 θ2 θ3, तो हमारे पास जो टेलीस्कोप है उसके थ्रू जब अपन देखेंगे तो 2D कॉस θ1 कितना, n-1 लैम्डा, फिर 2D कॉस θ2 n-2 लैम्डा, 2D कॉस θ3 n-3 लैम्डा, ऐसे ही pH फ्रिंजेस होंगी तो n- का p लैम्डा हो जाएंगी, एक एक करके बढ़ती चली जा रही है हमारे पास चीज़ें।
ठीक है, एक एक करके हमारी चीज़ें इंक्रीज होती गई, अपन ने करते चले गए। यानी हमारे पास जो पीएच फ्रिंज आई वो कितनी आई 2D 1 माइनस का कॉस थीटा पी इक्वल टू पी लेमडा। कैसे आई, मैंने ये हमारी जो तीसरी इक्वेशन और जो चौथी इक्वेशन इन दोनों को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो सब्ट्रैक्ट करके देखो 2D कॉस थीटा 2D माइनस का 2D कॉस थीटा पी, तो 2D और 2D कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा पी आ जाएगा, एन लेमडा माइनस का एन लेमडा माइनस माइनस प्लस का पी लेमडा, तो पी लेमडा बच जाएगा। यहाँ से कॉस थीटा पी की वैल्यू आप लोग डिटरमाइन कर लोगे। कैसे करोगे, ध्यान से देखना किस तरीके से करते हैं, वो अपन डिटरमाइन कर लेंगे। जैसे 1 माइनस का कॉस थीटा पी आपने किया, 1 माइनस कॉस थीटा पी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पी लेमडा अपॉन 2D, होगा नहीं होगा, तो पी लेमडा अपॉन में कितना कर दिया अपन ने, 2D प्लेस कर दिया। अब कॉस थीटा पी को उधर भेज दो और पी लेमडा अपॉन 2D को इधर भेज दो, तो अपन ने भेज दिया, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई कॉस थीटा पी इक्वल टू 1 माइनस का पी लेमडा अपॉन 2D, डन। अब बेटा ध्यान से यहाँ पर देखो, एक ट्रायंगल हमारे पास यहाँ पर प्रिपेयर हो रहा है। जो भी सर्कुलर फ्रिंजेस होंगी वो एक ट्रायंगल को प्रिपेयर करके देंगे। वो ट्रायंगल क्या कह रहा है, देखो ये रहा, यहाँ से ये पूरा का पूरा एक ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों बना ये, क्योंकि अपन ने जब पिछला वाला फिगर देखा था, उस फिगर को ध्यान से देखो, कहाँ गया पिछला वाला फिगर भैया, माइकलसन इंटरफेरोमीटर का ये रहा। इस फिगर के अंदर देखा था मैंने यहाँ से टेलीस्कोप को लिया था और फ्रिंज पैटर्न हो सकता है यहाँ से हमारे पास मिल रही हो, क्योंकि ये मूवेबल, ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब बेटा जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल बना तो पाइथागोरस लग सकती है इसके अंदर, देखो इस टाइप से यहाँ से एंगल बांध लो, कोई भी थीटा पी बन रहा है, ठीक है, तो वही मैंने पीछे की तरफ देखा है, ध्यान से देखना उस चीज़ को। यहाँ पर ये हमारे पास कॉस थीटा पी बन गया, यहाँ पर अगर एंगल मान लिया तो अपन ने कॉस क्या होता है बेटा, कॉस थीटा पी की वैल्यू मुझे बतानी है। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कौन है बेटा, एंगल से चिपका हुआ बेस होता है, और सबसे बड़ी साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस लगा दी, आर पी का स्क्वायर प्लस का कितना, डी स्क्वायर, तो डी अपॉन आर पी का स्क्वायर प्लस का कितना हो गया, डी स्क्वायर। और कॉस थीटा पी हमारे पास किसके बराबर है, ये रहा 1 माइनस का पी लेमडा अपॉन 2D। यहाँ से बेटा आर पी की वैल्यू निकालो, दोनों साइड पहले क्या करो, स्क्वायरिंग कर दो। अगर स्क्वायरिंग करना है तो कर दो, देखो कैसे करने, ध्यान से देखना, मैं अभी समझाता हूँ आपको। वेट अ मिनट, 2 सेकेंड में अपन इसको एक्सप्रेस करते हैं। देखो कहाँ गया, इसको इरेज कर देता हूँ पहले मैं सारा का सारा, ताकि आप लोगों को करने में आसानी रहेगी। नाउ अब ये हमारे पास कितना था, स्क्वायरिंग करी, तो स्क्वायरिंग, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे ना, तो बेटा क्या आएगा, ये हमारा डी स्क्वायर अपॉन आर पी स्क्वायर प्लस का कितना, डी स्क्वायर, आर पी स्क्वायर प्लस का कितना, डी स्क्वायर आएगा, आएगा नहीं आएगा, इक्वल्स टू, क्योंकि रूट को गायब करना है पहले मुझे, तो 1 माइनस का पी लेमडा अपॉन 2D, और इसका क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ से आर पी निकालना है, तो बेटा इसको तो पहले डी स्क्वायर के पास, इसको पहले ऊपर भेज दो और ये वाली चीज़ नीचे आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी, तो जब ये वाली चीज़ हमारी नीचे की तरफ आ जाएगी तो अपन कह देंगे कि हमारे पास क्या चल रहा है, ये वाली चीज़, और आर पी स्क्वायर ऊपर, फिर डी स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो आर पी का फिर वापस से वही रूट ले लेना, क्योंकि यहाँ पे आर पी किस में है, स्क्वायर की फॉर्मेट में है, तो स्क्वायर से वो रूट हट जाएगा, तो अपन ने स्क्वायर से वो रूट रिमूव कर देंगे, तो वो रूट हटा दिया, ठीक है। तो आर पी की वैल्यू आ गई यहाँ से, कोई दिक्कत तो नहीं है, करके देख लो, कोई डाउट आए तो कमेंट कर देना मुझे, ताकि मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। फिर बेटा बस कुछ नहीं करना, अगर मेरा थीटा बहुत बहुत छोटा है और 2D बहुत बहुत बड़ा है पी लेमडा से, देन बाइनोमियल लगा देंगे, तो आर पी ये 1/2 बेटा आगे आ जाएगा शिफ्ट होकर के, तो डी 1/2, पहले इस -2 को अंदर भेजा है ना, तो आर पी देखो ये आर पी है हमारे पास, जब मैं उसको अंदर की तरफ भेजूंगा तो क्या होगा, डी, सबसे पहले ये -2 अंदर जाएगा, तो 1 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2 पी लेमडा, ये पी लेमडा अपॉन में कितना 2D, और माइनस का 1, और इसकी होल पावर कितनी 1/2, होल पावर कितनी 1/2। अब बेटा इस 2 से ये 2 तो कट कर ही देंगे अपन, डी को अंदर भेज दो, चलो अभी रहने दो, डी को बाहर ही रहने दो, डी 1 प्लस का क्या बच गया, पी लेमडा अपॉन में डी, और माइनस का कितना 1, बचेगा नहीं बचेगा, पावर कितनी 1/2 एज इट इज़, इस 1 से ये 1 कट जाएगा, डी पी लेमडा हमारे पास वही आ गया, डी पी लेमडा अपॉन डी, और उसका कितना रूट, वो ये रहा हमारे पास। इसको कहते हैं रेडियस ऑफ पीएथ डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, समझ गए। आगे बात समझ में, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है इसके अंदर। ये पूरा टॉपिक था हमारे पास किसका, माइकलसन इंटरफेरोमीटर का, ध्यान से इसको करो फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
नाउ अब हमारे पास जो अगला बचा है इसके अंदर माइकलसन में, वो है हमारे पास एप्लीकेशंस, जहाँ पर अपन वेवलेंथ को निकालेंगे माइकलसन के थ्रू, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट के साथ, और भी डिफरेंट टॉपिक्स हैं एप्लीकेशन में, वो डिस्कस करेंगे, बट वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन यहाँ तक का बहुत अच्छे से करूँ बेटा, जो मार्क किया है उसको अच्छे से कॉपी अप कर लेना, ये आप लोगों के एक तरीके के नोट्स तैयार हो जाएंगे। बहुत ईजी लैंग्वेज में बहुत ईजीली यहाँ दे रखा है सब कुछ, इसको आराम से कर सकते हो, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।